मैं 4 अटेम्प्ट तक मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ाई की और मैंने अपने अंदर हर वो चीज़ लाने की कोशिश की जो एक यूपीएससी की डिमांड होती है उसके सिलेबस के हिसाब से। एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पे आदमी फ्रस्ट्रेट कहे या डिप्रेशन कहे, आज तक समझ नहीं पाए कि वो होता क्या है। आपकी जर्नी जो थी, आपका जो प्रोसेस था वो एंड हो चुका है। आप अपनी जान भी दे दोगे तो आपको कोई यहाँ से उठा के ले जाने नहीं जाएगा नौकरी के लिए। जो यूपीएससी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा है। बंदा इतना पढ़ने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, या इतनी किताबें पढ़ने के बाद, नॉलेज होने के बावजूद भी वो एक 100 क्वेश्चन के एमसीक्यू के फॉर्मेट में 50 क्वेश्चन को टिक नहीं कर पा रहा। पापा का सपना है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा है, किसी टॉपर का मैंने टॉक देखा, उससे मैं इन्फ्लुएंस हो गया। रात को सोया, सुबह उठा तो मुझे लगा कि दिल्ली चलो, आईएएस की फैक्ट्री में दिल्ली चलो। मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे दोस्त जिस साल मुझे लग रहा था कि मेरा अटेम्प्ट खत्म हो रहा है, उस साल 1 साल उन्होंने एग्ज़ाम निकाला और आज ट्रेनिंग में है, कहीं ने ज्वाइन कर लिया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन फैक्ट्री के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज हमारे साथ पवन जी मौजूद हैं। पवन जी ने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी 2014 में और 2014 से लगातार उनके जो अटैम्प्ट थे वो देते गए और बड़ी शिद्दत से और मेहनत से उन्होंने अपनी तैयारी करी। जो कुछ भी यूपीएससी की तैयारी में हो सकता है वो सारे उन्होंने स्ट्रेटजी हो, बुक लिस्ट हो, सब कुछ उन्होंने अपनी प्रिपरेशन में शामिल करे, लेकिन फाइनली दुर्भाग्यपूर्ण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आज पवन जी की जर्नी को हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके से उनकी तैयारी रही, क्या क्या उनकी मिस्टेक्स रही, अगर वो बता पाएँ कि ये गलतियाँ जो हैं, जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनको अपनी जर्नी में नहीं करनी है, तो उनको भी हम पॉइंट आउट करेंगे। और जब एस्पिरेंट्स के अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं उसके बाद कैसी उसकी लाइफ रहती है, क्या वो जीवन में कर रहा होता है, मेंटल हेल्थ कैसी होती है, उन सबको भी पवन जी ने झेला है, देखा है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, और आप लोगों की जो भी क्वेरीज होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और आपकी जो भी मैसेज है या फिर कुछ भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी एस्पिरेंट को एक खुशखबरी दे देता हूं। जैसा कि आप सभी एस्पिरेंट जानते हैं, अनअकैडमी ऐप पर हमेशा एस्पिरेंट के लिए कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होता रहता है। तो अभी आप सभी के पास 40 करोड़ वर्थ तक के प्राइज जीतने का मौका है, जिसमें मैकबुक, आईफोन और भी तमाम प्राइजेस हैं। 13 नवंबर सुबह 11 बजे अनअकैडमी ऐप पर अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप का एक टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों ही एस्पिरेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनके पास 40 करोड़ वर्थ तक के प्राइज जीतने का मौका है। साथ ही साथ जो भी टॉप 5 रैंकर्स होंगे उनको किसी न किसी ऑफिसर के साथ, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी, ऐसे किसी ऑफिसर के साथ पूरा दिन बिताने का मौका मिलेगा। और तो और जो भी एस्पिरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसमें से 50% एस्पिरेंट को 100% कुछ ना कुछ प्राइज जरूर मिलेंगे। एक बार फिर से याद दिला देता हूं, 13 नवंबर सुबह 11 बजे टेस्ट होने वाला है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके अपने आप को इनरोल करें। इस टेस्ट को फ्री में अटेम्प्ट करने के लिए हमारा कोड यूज जरूर करें, AMFYT10। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं, फटाफट इनरोल करें और 13 नवंबर सुबह 11 बजे अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप को जरूर अटेम्प्ट करें। थैंक यू। तो पवन जी, आपका स्वागत है मोटिवेशन फैक्ट्री पर और थैंक यू सो मच, आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हो। सबसे पहले आप ऑडियंस को थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले नमस्कार अंकित जी, पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इस अपने चैनल पे मुझे अपनी बात को रखने का मौका दिया। अंकित जी, मैं 2014 में तैयारी करने के आया। मैं 2013 का ग्रेजुएट हूँ, बीटेक ग्रेजुएट था मैं। मेरा सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। 2013 से 14 मैंने नौकरी की एक प्राइवेट फर्म में। उसके बाद जैसे कि हर आदमी चाहता है एक बेहतर विकल्प की तरफ जाए, मैं भी एक अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ पे आया। मेरे पिताजी फ़ौज में थे और उन्होंने 32 साल नौकरी की। वैसी मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी उनसे आगे उस एक जनरेशन एक स्टेप आगे जाया जाए। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं भी एक कोचिंग संस्थान में गया जहाँ पे मुझे लगा कि तैयारी स्टार्ट करना चाहिए। 2014 से 15 के बीच में तैयारी की। उस बीच में सीसेट अभी था, लेकिन सीसेट आंदोलन होने के बाद से सीसेट 2015 में क्वालिफाइंग हो गया। और हमारे जैसे कैंडिडेट जो इस भरोसे से आए थे वो एटलीस्ट 1 साल की उस रेस में बाहर हो गए, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि हम लोग सीसेट में बेहतर हैं और हम एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं, और जिस कारणवश मेरा पहला अटेम्प्ट इसके वजह से ख़राब हुआ। ओके, पवन जी, आपकी जर्नी पे आने से पहले मैं अभी का सिनेरियो क्या है वो जानना चाहूँगा। जब आपके अटेम्प्ट सारे ख़त्म हो गए उसके बाद से आपकी लाइफ कैसी चल रही है और क्या काम करते हो अभी आप? मैं 2022 का मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, और जब मैंने 19 का अटेम्प्ट दिया उसके बाद से चौथा अटेम्प्ट मेरा जब था, तो मुझे लगा कि अब मैं ना उस तरीके से अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं 4 अटेम्प्ट तक मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ाई की और मैंने अपने अंदर हर वो चीज़ लाने की कोशिश की जो एक यूपीएससी की डिमांड होती है उसके सिलेबस के हिसाब से।
चौथे अटेम्प्ट के बाद हमें ये लगा कि अब अपने लिए भी कुछ सोचना ज़रूरी है। आप अपने लाइफ का एक लंबा समय, अपनी जवानी का एक अच्छा गोल्डन पीरियड आप एक एग्ज़ाम के पीछे बर्बाद नहीं कर सकते। कारण ये है कि 28 साल 27 साल उम्र जब हो जाती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी धीरे धीरे लो होती जाती है और कहीं ना कहीं आप एक उस विशेष सर्कल में जाने लगते हैं जहाँ पे से आना आसान नहीं होता है। और आगे अभी भी मतलब स्टेट पीसीएस के अटेम्प्ट बचे हुए हैं, तो हम लोग कोशिश होती है कि मैं उन एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करूं और जो भी बेहतर हो सकता है अपने अंदर लाके मैं उसमें कम्पीट कर पाऊँ। ओके, और जब आपके अटेम्प्ट सारे ख़त्म हो गए तो उसमें उस टाइम तक आपकी उम्र के भी उस पड़ाव पे आप आ गए कि जहाँ पे ज़िंदगी थोड़ी टफ हो जाती है और आपके अटेम्प्ट भी सारे ख़त्म हो गए, इतनी साल आपने मेहनत करी, सिलेक्शन नहीं ले पाया, तो फैमिली की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, दोस्त यारों की तरफ से क्या उनका कहना था? आपने बेसिकली क्या झेला उस समय पर और कैसे अपने आप को उस चीज़ से निकाला? देखिए, वो जो उम्र का पड़ाव होता है 26 से 28 साल के बीच में, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमारे से, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम 40 साल तक पढ़ाई करते रहें, जो कि इस पूरे अगर आप एरिया में घूमेंगे तो दिखेगा आपको। जो घर से ठीक ठाक होते हैं उनसे घर सपोर्ट मिलती रहती है, बट हम लोग एक बिलो एवरेज फैमिली से आते थे। हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि अपने लिए खुद मोटिवेशन खोजना, क्योंकि हम जिस चीज़ के सपना देख रहे थे शायद मेरे घर में चाहे मेरे पूरे ख़ानदान में कोई उस तरह का नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास 3 या 4 अटेम्प्ट के बाद सक्सेस नहीं मिलता है तो एक क्वेश्चन मार्क आता है कि आप कर क्या रहे हो, आपकी जो रिलेवेंस है, आपकी जो एग्जिस्टेंस है, उस पर सवाल उठते हैं। हालांकि डायरेक्टली मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि उस प्रोसेस में मैंने अपने आप को बनते हुए देखा और जो मेरे से लोग जुड़े हुए थे, मेरा परिवार चाहे मेरे दोस्त, वो कहीं ना कहीं उनको ये हमेशा उम्मीद रहती थी कि कुछ बेहतर की तरफ जा रहा है और बेहतर करेगा। लेकिन जैसे कि मुझे अपने बारे में ज़्यादा बेहतर पता था कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, मेरा मेंटल स्टेट क्या है, क्या मैं अपने आप में बेटरमेंट ला पा रहा हूँ, क्या मेरे अंदर वो इम्प्रूवमेंट का स्कोप बचा है। तो मुझे एक टाइम के बाद लगने लगा कि नहीं, जो यूपीएससी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा है और इसमें कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि इट्स जस्ट एग्ज़ाम। आप इस एग्ज़ाम के साथ के लिए compete कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर आप उसके लिए नहीं हैं तो आपको बहुत ही फेयर गेम होता है कि अगर आप 100 मीटर के रेस में आप compete नहीं कर पा रहे हैं अपने उस एथलीट के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 200 में जाएंगे या लॉन्ग रेस में जाएंगे। तो आपको अपने इस रेस में, इस पूरी जर्नी में आपको बेहतर विकल्प की तरफ जाना होता है जो आपके लिए बना है। ज़रूरी नहीं कि आप उस एग्ज़ाम के लिए बने हैं। वैसे ही यूपीएससी का मेरे लिए भी था, क्योंकि मुझे लगा कि वो एग्ज़ाम जो है एक लार्जर लाइफ होता जा रहा है, ठीक है। तो मेंटल स्टेट एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पे आदमी फ्रस्ट्रेट कहे या डिप्रेशन कहे, आज तक समझ नहीं पाए कि वो होता क्या है। बट शायद मैं उतना अवेयर था कि मैं उस पर्टिकुलर मोमेंट को समझता था कि मैं, क्योंकि मेरे आज भी मेरे दोस्त हैं, चाहे मेरे जानने वाले हैं, अभी भी उस विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं। कारण क्या है कि उस चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं कि आपकी जर्नी जो थी, आपका जो प्रोसेस था, वो एंड हो चुका है। आप अपनी जान भी दे दोगे तो आपको कोई यहाँ से उठा के ले जाने नहीं जाएगा नौकरी के लिए। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे देते हैं, मेरा मानना है कि अगर आप 3 साल तक दे रहे हैं, 3 साल के बाद अगर नहीं हो रहा है तो आप इतने समझदार रहिए, किसी और ऑप्शंस को तलाश करिए, ना कि एक बहाना खोज के यूपीएससी की तैयारी करना, आईएएस की तैयारी करना, कह के अपने ज़िंदगी को लंबा खींचते रहें। और इस बीच में आपका जो प्रोडक्टिव ईयर होता है, आपका 22 से 32 आपका प्रोडक्टिव ईयर होता है, आप कुछ और ना करके इस छोटे से कमरे में बैठ के अपनी जो जवानी के जो महत्वपूर्ण पल होते हैं वो बर्बाद करें। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी इस बारे में बताया था, तो काफ़ी इस चीज़ पे कई कमेंट्स आए थे कि आप डीमोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को। दरअसल मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप पढ़िए, लेकिन उस पढ़ाई के पीछे एक आधार होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए। अगर आपका वो बेस नहीं है और आपको जैसे ही लग जाए कि बेस मेरा नहीं है, आप उस चीज़ से बाहर निकलिए। इस दुनिया में और ऐसी चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, और लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ना कि इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में फंस के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ओके, और अगर ये चीज़ पहले ही पता चल जाए जब यूपीएससी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि आपने इतना एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद आप ये चीज़ बोल पा रहे हो, तो कहते हैं कि दूसरों की गलती से सीखकर जो व्यक्ति आगे चलता है तो वो जल्दी सफल होता है। अगर ये चीज़ पहले ही पता करना हो किसी को,
जो अभी 12th कर रहा है या फिर ग्रेजुएशन कर रहा है, जो यूपीएससी की सोच रहा है, तो आपको क्या लगता है कैसे ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं उनको उसको देखना चाहिए, उससे अपने आप को जज करना चाहिए कि वो यूपीएससी के लिए बना हुआ है कि नहीं? और देखिए मैंने जैसे पिछले भी अपने कई इंटरव्यू में कहा कि जज करने का सिंपल पैरामीटर है। देखिए कई लोगों को ख़राब लगेगा, कई लोगों ने कमेंट किया कि आप परसेंटेज पे जा रहे हैं, आप एकेडमिक्स पे जा रहे हैं। मेरा कहना है कि आप एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, लाइफ एक्सेप्शंस नहीं चलती है, ठीक है। आपकी एकेडमिक्स मतलब आपने पढ़ाई किया है कि नहीं किया है उस अपने टाइम पे। आप अगर आप कुंजी व्यवस्था से पास हुए हैं, नकल व्यवस्था से पास हुए हैं और आपके पिताजी के पास 1.5 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया है और आप सोच रहे हैं कि दिल्ली आके तैयारी करेंगे, तो नहीं होने वाला है। समझिए इस बात को। आप भले 50% लेके आ रहे हैं, आपने पढ़ाई की है, 60-70% वाले हैं, आपको पता है कि आपने मेहनत किया है, तो वो एक मीडियोकर या एवरेज बच्चे के चांस है। जिस एक्सेप्शंस की बात लोग कर रहे थे कि 60-50% ला के भी IAS बने, ऑब्वियसली बने हैं, बट उसके 50% के पीछे जो मेहनत थी वो भी देखिए आप। मेरा साफ साफ कहना था कि ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए। आप अपने 10वीं जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उस समय आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या किसी पर्चे के भरोसे बैठे हैं या किसी गाइड के भरोसे बैठे हैं। उस एक साल आपने पढ़ाई किया है कि नहीं किया है। आप जब NCERTs को जब पढ़ते हैं स्कूल में, तब ढंग से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, या ग्रेजुएशन में 3 साल आपने 4 साल क्या किया है। तो जो नए बच्चे हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि जब आप 12वीं की जब पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अगर आपको इस एग्ज़ाम के बारे में सोचना है तो आप किसी यूट्यूब चैनल या किसी इन्फ्लुएंसर को देख के ना जाए, या किसी वेब सीरीज़ को देख के ना जाए। आप कहीं ना कहीं आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, आप 3 साल 4 साल जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उस प्रोसेस में आपने उस एग्ज़ाम को लेके कितना सोचा है, या कितना पढ़ा है, या कितनी तैयारी की है, आप उस चीज़ को लेके आप उसमें आइए, ना कि किसी ऐसे एक्सटर्नल फोर्स या किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आप आइए कि पापा का सपना है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, या किसी टॉपर का मैंने टॉक देखा, उससे मैं इन्फ्लुएंस हो गया, रात को सोया, सुबह उठा तो मुझे लगा कि दिल्ली चलो, IAS की फैक्ट्री में दिल्ली चलो। इस चीज़ से ना रिजल्ट आता है और ना ही आपको सफलता मिलती है। आप लाइफ में कुछ और कर सकते हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, UPSC नहीं हो सकता है जब तक आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है। आपने इतनी मेहनत करी, इतनी तैयारी करी, और उस दौरान जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, एक अटैम्प्ट हुआ, दूसरा अटैम्प्ट दिया आपने, तीसरा अटैम्प्ट दिया, तो उस समय अपने आप को आपकी अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे आप दुरुस्त और स्वस्थ रखते थे? कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे कि चलो अभी नहीं हो रहा, आगे हो जाएगा? कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे? सर देखिए, उस प्रोसेस में एक नॉर्मल सा फेज़ होता है। जैसे आप कभी भी अगर देखेंगे तो लाइफ में आपका मूड हमेशा एक जैसा नहीं होता है। कभी आप गुस्से में होते हो, कभी खुश होते हो। वैसे ही यहाँ भी ऐसे होता था कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, फेल हो रहे हो, आप हाई से लो की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे आपका इंटरनल मोटिवेशन कैसा है, ये रोल प्ले करता है। मेरे साथ भी चीज़ें हुई। जब रिजल्ट्स आते थे तो वो लगता था कि शायद सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ठीक है, अब अगला 1 साल कैसे गुजरेगा। लेकिन 1 साल गुजर जाता था, मतलब ऐसा नहीं है कि आप फंसे रहते थे। तो हम अब जैसे कि कभी मान लो इस तरह का फील होता था कि अब लो फील कर रहे हैं, तो बाहर निकल के दिल्ली है, आप कहीं भी जाओ, थोड़ा अच्छे सेंटर्स बने हुए हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप बैठ के जाके अच्छे पार्टिसिपेट कर सकते हो, घूम सकते हो, अच्छे डिस्कशंस होते हैं। हैबिटेट सेंटर वगैरह यहाँ पे दिल्ली में, म्यूजियम्स हैं। आप जाइए, आप देखिए चीज़ों को, और थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करेंगे। हफ्ता 2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा उस प्रोसेस में आदमी इंगेज हो जाता है, और सेल्फ मोटिवेशन ही आपको उस फेज से निकाल सकता है। अगर आप ये सोचेंगे कि कोई बाहर से हेल्प आएगा, कोई आपको रेस्क्यू करने आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि इस एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि आपसे जो लोग दूर हैं, आपको नहीं जानते हैं, चाहे जानते भी हैं, अगर उस प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं तो समझ भी नहीं पाएंगे कि आप क्या फील कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जो इस प्रोसेस से गुजरा नहीं है उसको कैसे पता कि ये बंदा इतना पढ़ने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, या इतनी किताबें पढ़ने के बाद, नॉलेज होने के बावजूद भी वो एक 100 क्वेश्चन के MCQ के फॉर्मेट में 50 क्वेश्चन को टिक नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हैं आप? 50, 52, 53 ही क्वेश्चन करना होता है इस प्रीलिम्स निकालने के लिए, या 50% नंबर लाने होते हैं मेंस में टॉप करने के लिए। 90% नहीं चाहिए। तो जो नहीं आया वो कभी समझ नहीं पाएगा। यहाँ पे सिर्फ आप ही होते हैं, और आपके अलावा और कोई समझ नहीं सकता है। बाकी आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास कई ऐसी चीज़ें होती हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को उससे उभार सकते हैं। और ये एक बहुत बट नेचुरल प्रोसेस होता है।
अगर इंसान समझदार है, इंसान इतना मेंटली अवेयर है, इतना इमोशनली इंटेलिजेंट है कि अपने आप को समझ पाए, तो वो अपने आप को निकाल ले जाता है। और कभी भी जहाँ ऐसा लगे कि आप वो लंबा प्रोसेस होता जा रहा है, यानी वो फेज़ लंबा हो रहा है, तो आप घर से निकलिए, कमरे से निकलिए और कहीं ना कहीं लोगों से मिलिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नए नए डायमेंशंस को खोजिए। आपको जो हॉबीज़ है, चाहे जो आप खेलना पसंद करते हैं, बुक रीडिंग है, जो ऐसा चीज़ जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, और फिर एक समय के बाद अपने शेड्यूल को फॉलो करिए। और कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर फेल हुआ तो सामने वाला भी फेल ही होगा, ऐसा ज़रूरी हो हमेशा नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे दोस्त जिस साल मुझे लग रहा था कि मेरा अटेम्प्ट ख़त्म हो रहा है, उस साल 1 साल उन्होंने एग्ज़ाम निकाला और आज ट्रेनिंग में है, कहीं ने ज्वाइन कर लिया है। तो उस फेज़ को समझना ज़रूरी है कि आप किस मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में हैं, कितना एफर्ट्स आप लगा सकते हैं, कितना आपका बचा है। जैसे ही आप समझ जाएंगे, आप एफर्ट लगाएंगे उतना जितना ज़रूरत है, आप इस एग्ज़ाम को एक्सेल कर जाएंगे और कहीं ना कहीं एक बेहतर आपका फ्यूचर आगे रहेगा। ओके। और सर लास्ट में, आप जो नए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं अपनी इस जर्नी में जारी हैं, तो उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे, क्या सीख होंगी, क्या एडवाइस होंगी, या फिर जो मुखर्जी नगर आना चाहते हैं उनके लिए आपके क्या सुझाव होंगे कि मुखर्जी नगर आना कितना उचित है उनके लिए? तो आप प्लीज़ उनको थोड़ा गाइड करिए। देखिए, जो लोग स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल वालों को तो मैं जनरली बोलता हूँ कि आप पढ़ाई करिए अभी, मतलब ठीक है, अभी आप देखिए कि आपका करियर किस तरफ जा रहा है, मतलब पढ़ाई का रुझान किस तरफ है। ज़रूरी नहीं है कि आजकल तो आसान हो गया, हाथ हाथ में मोबाइल हो गया है, तो भाई हर आदमी के पास एक ही वीडियो पहुंचता है, यानी जो कोई अगर इन्फ्लुएंसर है तो उसी को देख के भाई कोई 8वीं का बच्चा भी IAS बनना चाहता है और ग्रेजुएशन वाला बनना चाहता है। तो आप उस स्टेज में पढ़ाई करिए। अगर आप 12th पास आउट है, कॉलेज में हैं, तो अपने इंटरेस्ट को देखिए कि आप क्या 7 से 8 घंटा पढ़ने के लिए तैयार हैं, क्या डेली 70-80 पेज पढ़ने के लिए तैयार हैं, क्या आप 10-12 पेज डेली लिखते हैं नॉर्मल टाइम में भी। ऐसा नहीं मतलब आपको लिखने का आता है, अच्छा लगता नहीं लगता है, पूरा मेंस 6-6 घंटा लिखना होता है एक दिन में बैठ के, आप 10-15 पेज लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं आने से पहले, यहाँ पूरी कॉपी भरनी होती है, 80-80 पेज की कॉपी दो बननी। तो आप उस चीज़ को देखिए, आप समझिए कि आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है। अगर आपको लगे कि 20-30% अगर तैयार हैं, आपका इंटरेस्ट है, आप लिखना पसंद है, पढ़ना पसंद है, फिर आप सिलेबस को देखिए, उस हिसाब से अपने इंटरेस्ट को देखिए, ऑप्शनल क्या लेना है, कितना समझ में आएगा चीज़ें। कोचिंग की ज़रूरत है कि नहीं, ये आप पे निर्भर करता है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, या फिर मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि कोई किसी के रिकमेंडेशन पे कोचिंग या किसी तरह का ऑप्शनल चूज़ करे। ये आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। आप 6 महीने घर बैठ के पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। उसी के आधार पे आपको डिसाइड करना है कि आपको किस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, या किस सब्जेक्ट में टीचर की ज़रूरत है, या किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। या तो आपके घर में कोई ऐसा सीनियर कोई है आपसे जो गाइड कर सकता है, तब आप इजीली उससे हेल्प लेके अपने प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मुखर्जी नगर आना। हम जिस एरा में हैं, डिजिटल वर्ल्ड में है, हमें लगता है कि किसी नागालैंड में बैठा हो गाँव बच्चा भी और दिल्ली की मुखर्जी नगर बच्चे के पास एक्सेसिबिलिटी है जो रिसोर्सेज की, वो बराबर है। क्योंकि आज डिजिटल मीडियम पे हर वो चीज़ अवेलेबल है, इधर यूट्यूब या वेबसाइट्स के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप कितने डेडिकेटेड है, आप बैठ के 6 घंटे 7 घंटे सीटिंग कर रहे हैं, पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं, उस कंटेंट में से क्या एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं आप, पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट पा रहे हैं, आपके काम का चीज़ एक्सट्रैक्ट करने का पा रहे हैं। अगर वो आप कर पा रहे हैं तो आपको इस बड़े जिसका नाम है मुखर्जी नगर, जिसको बोलते हैं करोल बाग, चाहे दिल्ली आने की, मुझे नहीं लगता कि आज ज़रूरत है। अगर आप घर बैठ के 8 घंटा पढ़ रहे हैं, आपका एटमॉस्फेयर अच्छा है, आप जिसके साथ रह रहे हैं हॉस्टल्स में, चाहे कहीं भी आप रह के पढ़ाई कर रहे हैं, आपके साथ 2-4 लोग ऐसे हैं जो सीरियस है उस चीज़ को लेके, तो आप कहीं भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते ये है कि आप जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दिल्ली में रहती हैं, जैसे कि गाइडेंस के तौर पे मेंटरशिप जैसे कि होता है, चाहे टेस्ट सीरीज़ होती है। कई बार बाहर रहने से आपको आइडिया नहीं होता है कि अच्छी टेस्ट सीरीज़ कौन सी है, अच्छे मैगजीन्स कौन से हैं, लेकिन आप इतने ऑनलाइन मीडियम के थ्रू इतने मेंटरशिप अवेलेबल है कि आप बैठ के किसी टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। एक नॉमिनल से कॉस्ट पे आप टीचर आपको अवेलेबल रहते हैं, या फिर वीडियोस कितने बैठे पड़े हैं यूट्यूब पे जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है आने की, आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, आप आइए,
लेकिन ये लंबा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। आइए, पढ़िए और यहाँ से चले जाइए। यहाँ बने रहना कोई अच्छा विकल्प नहीं है। बशर्ते आपका अगर मान लो पढ़ाने में इंटरेस्ट है या फिर लिखने में इंटरेस्ट है, कभी कभी अच्छा लगने लगता है। आप जहाँ रहते हो ना, जैसे हम लोग के इसमें ही है, मतलब पीछे कुछ नहीं है, मतलब कि जाने के लिए बैग कुछ नहीं है, तो चलो यार हम बेहतर की तरफ ही आए हैं, मतलब जाएंगे कहाँ जाएंगे। तो आज जहाँ पे हैं वहाँ बेहतर है, तो ठीक है, यहीं पे रह के अपनी एक रोजी रोटी या फिर बेहतर विकल्प की तरफ आदमी बढ़ता है। सबके केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके केस में ये होना चाहिए कि जहाँ है, जहाँ अच्छा कर सकते हैं वहीं करिए। पढ़िए, मन लगा के पढ़ाई करिए, लिखिए, अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोग कंपनी में रहिए, वीडियोस से ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना होइए। अपनी तैयारी को उस मुकाम तक ले जाइए जो यूपीएससी डिमांड करता है, ना कि एक अपने आप को धोखे में रख के कि मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आईएएस की तैयारी कर रहा है लड़का, मतलब ये नोशन नहीं होना चाहिए। भौकाल से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही में कर रहे हैं, ना कि आप माहौल बना रहे हैं अपने घर में, परिवार में कि लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है। उससे होता कुछ नहीं है। 6-7 साल बाद जब चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो आप उस लायक भी नहीं होते हो कि आप किसी जगह काम कर सको, और आप वापस लौट के जाते हो यहाँ से। ओके, थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर और काफ़ी कुछ आपने बताया। आई होप दोस्तों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। जैसा कि सर ने अपनी जर्नी को शेयर किया, बहुत कुछ आपको गाइड किया, मुखर्जीनगर आना है कि नहीं आना उसके बारे में बताया, कोचिंग के बारे में बताया। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपके कोई क्वेरीज होते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।